नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले किसी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं स्लाइड के माध्यम से आपको साइड में दिखा रहा हूँ, यानी जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनने वाले हैं आज वर्तमान में, या कहें कि 24 सितंबर के डेट में, हम उन सारे ही प्रश्नों की चर्चा करेंगे दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो 24 सितंबर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। ध्यान देना दोस्तों, इस क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की चर्चा करते हैं वे सभी नेशनल इश्यूज को कवर करते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज को कवर करते हैं, साथ साथ डिफेंस, स्पोर्ट, यानी हर क्षेत्र से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम शामिल करते हैं। और यहाँ पे वही प्रश्न शामिल करते हैं जो वास्तव में पूछे जाएं। फालतू के प्रश्नों को शामिल करके आपका टाइम और समय कोई खराब नहीं करना है मुझे, ठीक है? बात समझ में आया ना? तो मैं आपके लिए जो है कि एकदम बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। करंट अफेयर की क्लास मैं आपको दे रहा हूँ। यह क्लास जो कि डेली सुबह 5 बजे अपलोड कर दी जाती है, तो आप लोग जो है कि सबसे पहले उठ करके आप करंट अफेयर क्लास को देख सकते हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए लिंक मैंने दिया है, एक आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये जो डेली करंट अफेयर क्लास होती है इसमें मैं एमसीक्यू के रूप में आपको प्रश्नों को सॉल्व करवाता हूं, तथा साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन या व्याख्या में स्टैटिक जीके के रूप में भी मैं चीज़ों को समझा देता हूं। और जैसे मैं आज जो चीज़ें समझा रहा हूं, जितने प्रश्न आज होंगे, इन सारे प्रश्नों को कल वन लाइनर फॉर्म में समझा देता हूं। यानी जो 23 सितंबर का जितना प्रश्न था उसको हमने यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में क्या किया है, अच्छे से समझा दिया है, ठीक है? यानी आपका पिछला दिन का भी करंट अफेयर रिवीजन करते हुए मैं साथ में लेकर के चलता हूं आपको। तो आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कहता है कि अमेरिका ने H1 वीजा फीस बढ़ाई। क्या बढ़ाई भाई? अमेरिका ने H1B वीजा फीस बढ़ाई, तो किस देश ने के वीज़ा लेकर के आया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए चाइना बहुत चालाक है। वर्तमान में अगर आप देखें तो दुनिया में 2 सुपर पावर है, एक है अमेरिका तो दूसरा है चीन। यही 2 देश ऐसे हैं दुनिया में जो सुपर पावर हैं, ठीक है, जो महाशक्तियां हैं। अब अमेरिका ने H1B वीज़ा की फीस बढ़ा दी, तो चाइना ने यहाँ पे नया दांव चला और उसने एक नए वीज़ा को लॉन्च किया जिसका नाम है के वीज़ा। अब ये के वीज़ा जो है कि प्रभावी होगा 1 अक्टूबर से। इसके बारे में और भी जानकारियाँ जैसे ही आती हैं मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे अभी ये ध्यान रखना है, के वीज़ा चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये क्यों लॉन्च किया गया इसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे जानते हैं। देखिए अमेरिका ने H1 वीज़ा फीस बढ़ाई तो चीन ने के वीज़ा लाया। के वीज़ा के माध्यम से दुनिया भर के टैलेंटेड युवाओं को चीन अपने यहाँ बुलाना चाहता है और अपने यहाँ का जो विकास है, डेवलपमेंट का कार्य है, वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ करना चाहता है। और वैसे भी आप जानते हैं चाइना दुनिया का सुपर पावर, या फिर कहें कि सबसे तगड़ा सुपर पावर बनना चाहता है, नंबर 1 देश बनना चाहता है। यहाँ पे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से मैंने एक पोस्ट निकाला जिसमें H1B वीज़ा और के वीज़ा में अंतर बताया है। तो दोस्तों जो H1B वीज़ा है ये अमेरिका द्वारा, जानते हैं अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए होता है। तो ग्रेजुएशन डिग्री और नौकरी ऑफर वालों को क्या मिलता है? H1B वीज़ा मिलता है। जबकि के वीज़ा ग्रेजुएशन डिग्री और नौकरी ऑफर वालों को, मतलब ये चीज़ें समान हैं, इनमें डिफरेंस बताया जा रहा है, ठीक है? अगर आप मतलब पूछे कौन ले सकता है, तब के लिए था। अगर आपसे पूछे कंपनी का सपोर्ट चाहिए क्या, तो भैया अगर आपको H1B वीज़ा चाहिए तो यहाँ पे आपके लिए कोई कंपनी स्पॉन्सर करे तभी आप ले सकते हैं, जबकि के वीज़ा के लिए स्पॉन्सर ज़रूरी नहीं है। अभी वर्तमान में जो H1B वीज़ा है इसके लिए जो फीस है वो बढ़ा के कितना कर दिया गया, $1,00,000, यानी भारतीय रुपये में बात करें तो 88 लाख रुपए। जबकि अभी जो K1 या जो चाइना का के वीज़ा है इसके लिए अभी फीस की सटीक जानकारी नहीं बताई गई। जैसे भी जानकारी आती मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? H1B वीज़ा के माध्यम से आप 3 साल और अधिकतम 6 साल तक रह सकते थे, ये टाइम लिमिट था इसका। जबकि के वीज़ा के लिए ऐसा भी कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा भी आप रह सकते हैं, ठीक है? अगर बात करें इसके लिए आवेदन कैसे किया जाए, तो ध्यान रखिएगा H1B वीज़ा के लिए मुश्किल भी होता है और कई सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, ठीक है? और के वीज़ा के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ काम के कागजात लगेंगे। ये तो अभी कहने को है, अभी देखा जाएगा कि जब ये 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा तो क्या क्या चीज़ें मांगी जाती है, तो मैं आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी बताऊंगा जैसे जैसे यहाँ पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आती है। तो यह चाइना के कौन है? राष्ट्रपति शी जिनपिंग है ना। चीन ने क्या लिया? के वीज़ा से खेला बड़ा दांव। अब भैया जाहिर सी बात है अमेरिका नहीं लेगा टैलेंटेड लोगों, तो चीन का तभी हमको दे दो, हमको तो ज़रूरत है, ठीक है? चलिए तो चीन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारियों को देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है? जब चीन की बात करते हैं तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। इसकी स्थिति क्या है? तो एशिया महाद्वीप, यानी यह एशिया महाद्वीप का एक देश है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे है
एशिया, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे है आपका अंटार्कटिका। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप के अंदर भारत का पड़ोसी देश है चाइना। ठीक है, देखिए चीन भारत का पड़ोसी देश है। इसकी मुद्रा का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए प्रश्न छोड़े हैं। और राष्ट्रपति यहाँ के जो है वो शी जिनपिंग है। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है यहाँ पे चाइना के अंदर कम्युनिस्ट शासन चलती है, या यहाँ पे कम्युनिज्म को अपनाया गया है। अगर बात करें चीन की भाषा की, चीन की भाषा भी आप लोग बता दीजिए। चलिए अच्छा, आपके लिए जो भाई की भाषा मैं बता देता हूँ। चीन की जो भाषा है यहाँ पे मंदारिन भाषा बोली जाती है। मुद्रा इसकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसी प्रकार से हर एक प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो सुबह जब 5 बजे अपलोड किया जाता है तो आप लोग जा करके वीडियोज़ को ज़रूर देखा करिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर सुबह 5 बजे आपको यहाँ पे वीडियो मिलता है करंट अफेयर की। इसके अलावा और भी ढेर सारे क्लासेस चलती हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले प्रश्नों की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों कि किस राज्य में FIR लिखने में अपराधी की जाति लिखने की परंपरा खत्म कर दिया गया? ये भाई अपराधी की जाति की जो लिखने की परंपरा थी उसको क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। किस राज्य में? तो दोस्तों ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर CM योगी ने घोषणा किया है कि भैया उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी FIR लिखा जाएगा तो भाई अपराधी की जाति नहीं लिखी जाएगी, केवल उसका नाम लिखा जाएगा। हालांकि ये पूरी तरीके से संवैधानिक बातें नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहचान नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, और अगर वो तो उसका पूरा नाम है भाई, अगर ऐसा है तो पूरा भारत के अंदर से पूरी जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए, तो वो तो और बेहतर हो जाएगा। खैर यहाँ पे जो न्यूज़ है वही है, जो प्रश्न है वही है कि अपराधी की जाति लिखने की परंपरा कहाँ खत्म किया गया? तो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। अच्छा, यहाँ पे जातिगत जो रैलियाँ होती उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में खत्म हुई FIR में जाति लिखने की परंपरा। FIR का जो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है दोस्तों। ठीक है, और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। यहाँ पे भारत का मैप है, भारत के मैप में आप देख सकते हैं यहाँ रेड सर्कल में यूपी बना हुआ है। यहाँ मैंने अलग से भी उत्तर प्रदेश का मैप लगा दिया था कुछ आपकी जानकारी के लिए। राजधानी की जो उत्तर प्रदेश जो राजधानी हुआ है लखनऊ, क्या है जी? लखनऊ है। यहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश का गठन जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है, तो कई बार पूछा भी गया आपसे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और पूछा जाए पहला सबसे बड़ा राज्य तो वो राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य, प्रथम का मतलब प्रथम नहीं होगा, एक ही करिए। ठीक है, प्रथम राज्य यानी सबसे बड़ा जनसंख्या या सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में रहता है? उत्तर प्रदेश राज्य में रहता है दोस्तों। आगे बात करते हैं और तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। यह ज्वालामुखी हाल ही में कब फटा? यह उत्तर करना है दोस्तों। सक्रिय ज्वालामुखी, देखिए भारत के अंदर कई सारे द्वीप हैं, जिसमें एक है बैरन द्वीप भी है दोस्तों। इस बैरन द्वीप पर एक ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है वो भारत का ही है। ठीक है, तो यह कब फटा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 सितंबर। क्या हो जाएगा? 20 सितंबर। ठीक है, तो दोस्तों जब बात करते हैं बैरन द्वीप की, यहाँ पे देखिएगा मैंने चित्र के माध्यम से लगाया हुआ है। ये देखिए बैरन द्वीप है, और बैरन द्वीप के ऊपर क्या है? ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। ठीक है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। अब जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो भाई आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए हाल ही में भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप है। यहाँ पर 20 सितंबर को ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ या ज्वालामुखी फटा। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, ये याद रखना, भारत का एकमात्र सक्रिय है ना। देखिए ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, एक होता है निष्क्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में क्या होता है? समय समय पर ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है? कभी कभार उसका मन कर दिया, अगर सोया है कभी कभार जाग गया। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, और निष्क्रिय में मतलब ये होता है कि अब वहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होगा ही नहीं। तो 3 प्रकार की वॉल्केनो होती है, ज्वालामुखी होता है दोस्तों। ध्यान रखिए कि यह जो ज्वालामुखी द्वीप है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। अगर आप इसकी एग्जैक्ट स्थिति को देखना चाहेंगे तो मैंने आगे मैप लगाया है, मैं पहले आपको यहाँ पे अच्छा दिखाई देता हूँ ना, आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया, अभी मैं बताता हूँ बैरन आइलैंड जो है कि यहाँ पे है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ जो पीछे लिखा था मैंने उसको सुन लीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो बैरन द्वीप है 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अंतिम बार या कहें कि पिछली बार यहाँ पे जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था वह 28 मई 2005 को हुआ था, और इस ज्वालामुखी या कहें कि इस बैरन द्वीप की जो ऊंचाई वो 354 मीटर है दोस्तों। तो 2005 में पहली बार फटा, मतलब पहली बार नहीं, पिछली बार फटा था। फटने को तो हमेशा फटता ही रहता है ना, ज्वालामुखी का उद्गार यहाँ से होता ही रहता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते किसकी? हम यहाँ पे बात कर रहे थे
आइलैंड की, ठीक है, बैरन आइलैंड। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो लोकेशन बनाया गया है यहाँ पे बैरन आइलैंड, और ये अगर आप देखें तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार के ईस्ट में, ठीक है, अंडमान निकोबार के ईस्ट में क्या दोस्तों, इसके ईस्ट में बैरन आइलैंड है, ठीक है। देखिए भारत है, ये पूरा भारत का तटीय इलाका है, ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, और उसी के जस्ट पूर्व में क्या है यहाँ पे बैरन आइलैंड है। यहीं पे एक और आइलैंड है नारकोंडम, ठीक है, बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड, यहाँ पे 2 आइलैंड है। बैरन आइलैंड जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी है और जो नारकोंडम है वह सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी वहाँ से कभी कभार उद्गार हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में कितने करोड़ से अधिक रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा वह हो जाएगा 5100 करोड़ रुपए, ठीक है। तो भैया 5100 करोड़ से अधिक रुपए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। आप मैप पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है कि अरुणाचल प्रदेश है, जो कि भारत का एकदम पूर्वी राज्य भी है, और जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू या किबिथु, वह अरुणाचल प्रदेश के राज्य में ही पड़ता है। पूर्वी बिंदु मतलब पूर्वी सबसे पूर्व में गाँव, ठीक है, कौन है, वालांगू या किबिथु। तो यहाँ पे मैंने आपको मैप में दिखा दिया कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 5100 करोड़ से अधिक रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और शिलान्यास भी किया गया। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को। उद्घाटन का मतलब क्या होता है और शिलान्यास का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है फिर भी आप लिखिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। उद्घाटन का मतलब जो चीज़ बन करके तैयार हो गई है, अब उसको शुरू किया जा रहा है, उसको उद्घाटन किया जाता है। शिलान्यास का मतलब है कि किसी चीज़ को बनाने की शुरुआत, ठीक है, बनाने की शुरुआत जब होती है तो उसको शिलान्यास कहते हैं। जब बन करके तैयार हो जाता है, उसको शुरू किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उद्घाटन कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा दोनों में डिफरेंसेस, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर मैंने लगा रखा है ताकि आपको जो है कि अच्छे से जानकारी मिल सके। देखिए जो मैंने फ़ोटो लिया है अन्य स्रोतों से लिया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं वहाँ पे जाकर के रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे व्याख्या में कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 5100 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। इनमें सियोम सब बेसिन में विकसित होने वाली जल विद्युत परियोजना जो कि 240 मेगावाट की होगी और तातोवन जल विद्युत परियोजना जो कि 186 मेगावाट की होगी, ये शामिल हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर और 1290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखा। किसने, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये अभी पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं दोस्तों। अच्छा हाँ दोस्तों, आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो, नहीं लग रही तो नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे भी साहस देता है और आपके लिए अच्छे कंटेंट भी मैं उपलब्ध करा देता हूँ। और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट हो सके तो ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या सोचते हैं वीडियोज़ के बारे में। शेयर भी करिएगा अपने साथियों ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। पीडीएफ के लिए मैंने बताया कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे जो है कि मैंने एक ऐप और साथ ही साथ जो है कि टेलीग्राम लिंक या कहें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, वहीं पे जो है कि मैं शेयर करता हूं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है 5वां, कहता है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किस तारीख को हुआ दोस्तों। 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या 24 सितंबर। देखिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया। यहाँ पे कुछ मुख्य लोगों का फोटो लगाया गया, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे जो है कि ये है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ, 1 मिनट के लिए रुको। तो देखो ये जो है कि ये क्या है, ये मोहनलाल है जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ये शाहरुख खान है, इनको जो है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। शाहरुख खान के साथ साथ ये देखिए ये कौन है, विक्रांत मैसी और शाहरुख खान, इन दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। यह है रानी चटर्जी जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। बस मैं यहाँ पर इसीलिए इसको शामिल किया हूँ ताकि आपको जानकारी दे दूँ कि इसका आयोजन कब हुआ था दोस्तों। तो इसका आयोजन 23 सितंबर को हुआ। कब हुआ, इसका आयोजन होता है 23 सितंबर को दोस्तों, ठीक है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी के रूप में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पे सारी चीज़ों को अच्छे से बताऊंगा और समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है पीएम मोदी ने किस राज्य के 500 साल पुराने त्रिपुरेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। दोस्तों
त्रिपुरेश्वरी नाम से समझ में आता है कि यह कहाँ पे त्रिपुरा में स्थित है। यह त्रिपुरेश्वरी मंदिर के अंदर या त्रिपुरेश्वरी माता का मंदिर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो है कि उद्घाटन भी किया। उद्घाटन यानी इन द सेंस ये जो आपका त्रिपुरेश्वरी मंदिर है काफ़ी पुराना है, लगभग 500 साल पुराना है। इसी को पुनर्निर्मित किया गया, या इसका कह लीजिए कि इसको फिर से निर्मित किया गया, फिर से अच्छा से बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पे जाकर के इन्होंने इसका उद्घाटन किया और पूजा पाठ भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बारे में कुछ और जानकारियों को हासिल करना तो यहाँ पे देखिए, तो पीएम मोदी ने त्रिपुरा के 500 साल पुराने, ये लगभग 524 साल पुराना, ठीक है, तो 500 साल पुराने त्रिपुरेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया तथा पूजा अर्चना भी किया। यह मंदिर पुनर्विकसित किया गया, यानी फिर से विकसित किया गया, पहले से बना हुआ था। यह मंदिर भारत के प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक है, और इसका जो पुनर्निर्माण का कार्य हुआ वह केंद्र सरकार की एक योजना आई थी, प्रसाद योजना। इस योजना के तहत 52 करोड़ रुपए की लागत से इसका पुनर्निर्माण हुआ है, या इसको पुनर्विकसित किया गया है दोस्तों। तो ये हो गया आपका आज के 6 प्रश्न। उसके बाद हम बात करेंगे वन लाइनर प्रश्नों की। किसकी बात करेंगे? वन लाइनर प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए, जो वन लाइनर लगभग यहाँ पे 5 प्रश्नों की मैंने चर्चा किया, 4 प्रश्न आपके कल वाले ही हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए इस प्रश्न को वन लाइनर फॉर्म में डाला ताकि आपका जो पिछला दिन का, या कहें कि जैसे आज जो पढ़ रहे हैं इससे पहले वाले दिन का पूरा करंट अफेयर एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में इसको ले लिया है। तो किस एक्टर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोहनलाल को। पिछले 10 सालों में भारत के 28 राज्यों का कर्जा कितना बढ़ गया दोस्तों? वह 3 गुना बढ़ गया। किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने ओडीआई मैच में सबसे तेज शतक बनाया? तो वह है स्मृति मंधाना। ध्यान रखिएगा, यह भारत की महिला बल्लेबाज है, ठीक है। अगर आपसे पूछे विश्व में सबसे ज़्यादा तेज, या कहें कि सबसे तेज शतक किसने बनाया था, तो मैंने आप लोगों को जो है कि कल इसके बारे में बताया था, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी। उनका नाम क्या? उनका नाम क्या करें आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है। विश्व गेंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है हर साल? तो यह जो कि 22 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत, या कहें कि विश्व गेंडा दिवस मनाने की जो शुरुआत है 2011 से हुई। 23 सितंबर को किस विश्वविद्यालय का 138वां स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों? तो वह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपसे छपने वाले प्रश्न मैं आपको करवाता हूं। यहाँ पे फालतू प्रश्नों की कोई भी या किसी भी प्रकार से जगह नहीं है, मैं फालतू प्रश्नों को यहाँ पे शामिल भी नहीं करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर ज़्यादा पसंद आया दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप इस प्रकार से डेली जो है कि क्लासेस को करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसा कि मैंने कहा कि आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए काफ़ी साहस का काम हो जाता है, मेरा हिम्मत बढ़ाता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।